नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड और आपके साथ मैं हूं रचा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। झारखंड में पंचायत चुनाव होंगे, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। झारखंड में 4 चरणों में पंचायत चुनाव कराया जाएगा। राज्यपाल ने पंचायत चुनाव कराने की स्वीकृति दे दी है। 14 मई, 19 मई, 24 मई और 27 मई को मतदान किया जाना है। राज्यपाल की अनुमति के बाद त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। ग्राम पंचायत सदस्य, मुखिया का निर्वाचन होना है। पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य का भी यहां पर निर्वाचन होगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पंचायत चुनाव को लेकर जो कयास लग रहे थे, अब वो उन कयासों पर पर्दा उठ गया है और अब ये स्पष्ट है कि झारखंड में पंचायत चुनाव होंगे। हालांकि तारीखों का ऐलान भी हो गया है, लेकिन आज शाम में राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से इसकी पुष्टि की जाएगी और ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी निरंजन फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। निरंजन, देखिए, विधानसभा में भी इस मांग को उठाया गया था और लगातार कयासों का बाजार गर्म था पंचायत चुनाव को लेकर, लेकिन अब ये रास्ता साफ हो गया है। देखिए, 14, 19, 24 और 27 मई को पंचायत चुनाव की घोषणा औपचारिक रूप से चुनाव आयोग द्वारा नहीं की गई है, लेकिन जैसे ही राजभवन के द्वारा इस पर स्वीकृति हुई है तो ये अंतिम माना जाए कि इस पर मुहर लग चुकी है। सिर्फ एक औपचारिक बाकी रह गया है। हालांकि जिस तरह से पिछले कई महीनों से इस पर कयास लगाए जा रहे थे कि 4345 ग्राम पंचायत को लेकर के, यानी 4345 मुखिया, कई मंचों से मीडिया के सामने भी इसकी घोषणा की थी कि आगामी लास्ट अप्रैल यानी अप्रैल के अंतिम सप्ताह में इसकी घोषणा की जाएगी और इसको लेकर कई लाख करोड़ रुपए की जो है स्वीकृति जो होती है केंद्र सरकार के द्वारा जो मिलता है पंचायती राज को, वह नहीं मिल रहा है। इससे झारखंड सरकार को घाटा हो रहा है। इसको लेकर के भी कई बार इस मामले को लेकर सदन में भी सवाल विपक्षी दलों ने उठाया था और कई मंच से विपक्षी दल ने इस पर सवाल उठाए थे कि झारखंड सरकार केंद्र सरकार की योजना हो धरातल पर उतारने में नाकाम रही है। और विपक्षी दलों ने यह तक भी कहा था कि 2 बार एक्सटेंशन किया गया है, यानी कुल मिलाकर के जो पंचायत के मुखिया हैं वह कहीं न कहीं इसमें इन्वॉल्व हैं और पूरी तरह से इसमें एक करप्शन का मामला आ रहा है। लेकिन आज राजभवन के द्वारा जिस तरह से इस पर विराम लगाया गया है, निश्चित तौर पर अब प्रखंड स्तर से लेकर डीसी स्तर तक सभी आलाधिकारी अलर्ट होंगे और चुनाव की तैयारी लग जाएंगे, क्योंकि अब ज्यादा दिन है नहीं, 45 दिन पहले ही इस पर आचार संहिता लग जाता है और आज 9 अप्रैल हो गए हैं। 4 चरण में मई में चुनाव होंगे। जैसे ही आचार संहिता लगने शुरू हो जाएंगे, यानी चुनाव आयोग द्वारा इसकी घोषणा जैसे ही होती है औपचारिक ऐलान होगा और सभी मुखिया, पंचायत प्रतिनिधि, जिला परिषद, पंचायत समिति के प्रतिनिधि इस पर कोई भी काम शिलान्यास और उद्घाटन नहीं करेंगे, यानी उसकी पावर सीज हो जाएगी। जी बिल्कुल निरंजन, और कहीं ना कहीं ये जरूरी भी है क्योंकि गांव की सरकार के गठन होने के बाद कहीं ना कहीं विकास कार्यों में भी गति मिलेगी यहाँ पर। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि ये जो जितने भी फंड है 80% जो फंड होते हैं राज्य में जो विकास के कार्य होते हैं, आप देखें तो सबसे बड़ा जो केंद्र सरकार की योजना जो है मनरेगा है, वह केंद्र सरकार से प्रायोजित होती है, जो मजदूरों को काम मिलता है। तो इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास की बात करें या मनरेगा के तहत जो काम होते हैं गाँव के स्तर की बात करें, सभी 80% सभी काम केंद्र सरकार के द्वारा पारित होता है। जब तक पंचायत के चुनाव नहीं होते हैं कोई भी फंड अलाउट नहीं होता है, क्योंकि 2 बार एक्सटेंशन किया गया है। इसको लेकर के केंद्र सरकार सभी विकास योजनाओं को रोका गया है। ये भी सवाल उठा था कि आखिर हेमंत सोरेन सरकार घोषणा क्यों नहीं कर रही है। इस पर भी सवाल कई बार उठ चुके हैं। बिल्कुल निरंजन, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। और खबर बाकुड़ से, जहां पर तोड़ाई बाजार में मोबाइल दुकान में आग लग गई। आग में लाखों का सामान जलकर राख हो गया। मोबाइल दुकान में रखे करीब 3 लाख के मोबाइल और अन्य सामान जल गए। आग की लपटें इतनी तेज थी कि पास का कपड़ा दुकान भी इसकी चपेट में आ गया। स्थानीय लोगों ने दुकान से कपड़ों को निकाला। और बोकारो में जय मंगला कंस्ट्रक्शन के गोदाम में हथियार के बल पर डकैती का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। यहां 2 गार्ड को बंधक बनाकर पैकेट में रखे पीतल के कल पुर्जे की डकैती हुई थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 8 अपराधियों को गिरफ्तार किया।
जिनकी निशानदेही पर कोलकाता से 28 बोरा पीतल के कलपुर्जे बरामद किए गए। कलपुर्जों का वजन 1 टन 680 किलो है। वहीं डकैती के दौरान इस्तेमाल की गई पिकअप वैन भी जब्त कर ली गई है। मामले में स्पेशल टीम का गठन किया गया था, जिसने कोलकाता से सामान बरामद किया। घटना का मास्टरमाइंड अभी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी में पुलिस इस वक्त जुट गई है। ये लोग यहाँ करने के बाद इस माल को ये लोग चास पहले ले गए। चास ले जाने के बाद इन्होंने वहाँ बेचने का प्रयास किया। जब माल रेलवे का होने के कारण वहाँ नहीं बिका तो फिर इस माल को ये लोग कलकत्ता ले गए। कलकत्ता में बेचने का प्रयास कर रहे थे। इसी क्रम में पुलिस को गुप्त सूचना मिली, जिसके आधार पर अपराध कर्मियों को विभिन्न स्थानों से गिरफ्तार किया गया। इनके गिरोह में और अभी 4-5 लोग जो है वो फिरार हैं, जिनका हम लोग नाम पता सत्यापन कर रहे हैं और उनको भी अविलंब गिरफ्तार किया जाएगा। और देखिए, हजारीबाग पुलिस और सीआरपीएफ ने संयुक्त अभियान में प्रतिबंधित नक्सली संगठन जेपीसी के जोनल और एरिया कमांडर समेत 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। केरेडारी थाना क्षेत्र के मनातू और लाजीदाग से उपवादियों की गिरफ्तारी हुई है और उनके पास से 3 राइफल, 1 देसी कट्टा, 30 जिंदा कारतूस जब्त किए गए हैं। वहीं 7.5 किलो लिक्विड जिलेटिन के साथ 2 डेटोनेटर और जेपीसी संगठन का पर्चा भी बरामद किया गया। जेपीसी उग्रवादियों ने लेवी को लेकर केरेडारी के कोल कंपनी में फायरिंग करते हुए दहशत फैलाई थी। कुमार महतो, इन 5 लोगों को पुलिस द्वारा कल गिरफ्तार किया गया। इन 5 के पास अलग अलग 303 का एक राइफल, 2 315 का राइफल, 1 देसी कट्टा, 10 जिंदा कारतूस 303 का, अन्य कई तरह के जिंदा कारतूस उनके पास बरामद हुए हैं। साथ ही लिक्विड जिलेटिन और डिटोनेटर, जो कि एक एक्सप्लोजिव है, जो ये लोग आईडी या इस तरह के कामों में यूज़ करते हैं, वो भी हम लोगों ने इनके पास से बरामद किया है। साथ ही लेवी या रंगदारी मांगने के लिए जो पर्चा ये लोग इस्तेमाल करते हैं जेपीसी का, उसका भी बंच हम लोगों ने बरामद। लोहरदगा में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोपियों को सदर थाने की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों की पहचान चंदकोपा गांव निवासी ओम प्रकाश साहू और निंगनी निवासी पप्पू साहू के रूप में हुई है। आरोपियों ने घर लौट रही नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया था, जिसके बाद युवती ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। और मांडर विधायक बंधु तिर्की की सदस्यता समाप्त होने के बाद आज एक तरफ मायूसी है, वहीं बीजेपी ने पूरी सरकार की विदाई की बात कहकर राजनीति गरमा दी है। बंधु तिर्की का कहना है कि सीबीआई ने उनके साथ न्याय नहीं किया और इस बात को मांडर की जनता बखूबी समझ रही है। जो आरोप सीबीआई ने लगाया है उसे आज तक साबित नहीं कर पाई है, फिर भी उनकी सदस्यता चली गई। दिल्ली में मकान से लेकर रांची में जमीन का आरोप लगाने वाली सीबीआई को बताना चाहिए कि ये कहां है। वहीं बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अवनीश कुमार ने कहा कि जैसा उन्होंने किया था उनके साथ यही होना तय था। पूरी राज्य की जनता, मेरी कंस्टिट्यूंसी की जनता पूरी जानती है, उसको मालूम है कि संघर्ष के बदौलत बंधु तिर्की जी हमारे साथ, हमारे बीच में आकर के काम कर रहे हैं। मैं किसी भी परिस्थिति में घबराने वाला नहीं हूं, ना मैं डरने वाला हूं। न्याय को तथ्य नहीं मिला तो ऐसे लोग भी लोग झूठ आपका कोर्ट को दिग्भ्रमित करते हैं, कोर्ट को चिट करते हैं, उन लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। मेरे जैसे लोगों को पीआईएल कर करके आज उसी का नतीजा हम यहाँ तक पहुँचे। क्या हुआ, क्या तथ्य मिला? दिल्ली में कहाँ मेरा फ्लैट है, कहाँ बन हो रहा है, मैं 100 एकड़ जमीन है, कहाँ मेरा अकुत संपत्ति है, ये तो आना चाहिए। झारखंड के स्वास्थ्य के लिए अच्छी सरकार प्रारंभ से ही नहीं मानी जा रही थी और बंधु तिर्की जी का जो राजनीतिक जीवन रहा है, जो उनका पूर्व का राजनीतिक इतिहास रहा है, जिस तरीके का, कई बार उन्होंने लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ खिलवाड़ किया है, तो ये तो होना ही था, स्वाभाविक है ये। और ये झारखंड आज हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जिस तरीके से त्राही त्राही कर रही है, करा रही है, ये सरकार जितनी जल्दी यहां से चली जाए उसी में इस राज्य का भला है। बीजेपी की राष्ट्रीय सचिव और रांची की मेयर आशा लकड़ा ने रांची नगर निगम के नगर आयुक्त मुकेश कुमार के खिलाफ राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग नई दिल्ली में शिकायत दर्ज कराई है। आयोग के चेयरमैन हर्ष चौहान से मुलाकात कर उन्होंने शिकायत की। आशा लकड़ा ने आरोप लगाया है कि नगर आयुक्त उन्हें गुमराह करने की कोशिश करते रहते हैं।
साथ ही वो मुझे आदिवासी होने का एहसास दिलाते रहते हैं। आदिवासी होने का तात्पर्य ये है कि मुझे कम पढ़ी लिखी, ना समझ और असहाय समझते हैं। आशा लकड़ा ने यह भी आरोप लगाया कि नगर आयुक्त नगरपालिका के प्रावधानों का उल्लंघन कर मनमानी कर रहे हैं। रांची नगर निगम के नगर आयुक्त मुकेश कुमार हैं, उनकी कार्यशैली पर हमने सवाल उठाया है कि जिस तरह से झारखंड नगरपालिका अधिनियम के माध्यम से महापौर का जो ताकत है कार्य का संचालन करना, कार्यपालिका और विधायिका दोनों का काम बटा हुआ है, लेकिन भी उन्होंने विधायिका का काम को रोकते हुए जनप्रतिनिधि को अवहेलना करते हुए, विशेषकर अगर देखा जाए कि जब से वो आए हैं तब से जनप्रतिनिधि का वैल्यू नहीं देते हैं। एक आईएएस हैं तो आईएएस का धौंस भी उन पर है। मैं इतना कहूँ कि जातिवाद बहुत उनमें है। और देखिए, स्कूल बच्चों की पढ़ाई के लिए होती है, लेकिन पलामू में एक स्कूल कैंपस में मृत व्यक्ति के 24 स्मारक बना दिए गए हैं। बड़ी खबर भी है पलामू से। पलामू में स्मारक की वजह से काफी परेशानी हो रही है। स्कूल कैंपस में बड़ी संख्या में स्मारक बनाए जाने के बाद बच्चों ने स्कूल आना ही छोड़ दिया है, जिसके बाद अब पूरा स्कूल खंडहर में तब्दील हो जा रहा है। यह स्कूल है लेस्लीगंज प्रखंड के बांस दोहर गांव का सरकारी कन्या मध्य विद्यालय। वही विभागीय लापरवाही की वजह से स्कूल पूरी तरह से बंद हो चुका है। यहां तैनात सभी शिक्षकों ने बारी बारी से अपना ट्रांसफर भी करा लिया, जिससे पढ़ाई नहीं होती है और बच्चे भी दूसरे स्कूल में अपना नामांकन करवाने जाते हैं। 1975 में इस स्कूल की स्थापना की गई थी। ग्रामीणों के मुताबिक गांव में स्मारक बनाने की परंपरा काफी पुरानी है। वहीं लोगों की माने तो खिचड़ी योजना में गड़बड़ी के बाद स्कूल बंद कर दिया गया। स्कूल बंद हो गया, मास्टर लोग नहीं है, वो सब लिख पढ़ के दे दिए कि बच्चा नहीं है। कब से बंद है? 2-2.5 साल हो गया सर। स्कूल खिचड़ी के लेके बंद हुआ था। बच्चे दूसरे जगह चल गए सरकारी स्कूल में, कोई चौरा चला गया, कोई पिपरा चला गया। कोई मास्टर तैयार नहीं होता है यहाँ आने के लिए। क्यों? हम मास्टर से पूछा जाए। और देखिए, स्कूल में स्मारक बनाए जाने पर कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। सवाल है कि स्कूल में किसकी मंजूरी से स्मारक बनाए गए थे? स्कूल बंद होने पर क्यों नहीं जागा शिक्षा विभाग? तो ये बड़ा सवाल। और सवाल ये भी कि क्या पढ़ाई से अधिक जरूरी है स्मारक निर्माण? तो ये तमाम वो सवाल है जो इस वक्त खड़े हो रहे हैं। देवघर में एक तरफ जहां भीषण गर्मी पड़ रही है, जलस्तर नीचे जाने से पानी के लिए हाहाकार मचा है और लोगों की जिंदगी वाटर टैंक से हो रही सप्लाई पर निर्भर है, वहीं देवघर नगर निगम 275 करोड़ की जलापूर्ति योजना पर टकटकी लगाए बैठे हैं। नगर निगम क्षेत्र में 70% इलाके ड्राई जोन में तब्दील हो गए हैं। वहीं नगर निगम की ओर से वैकल्पिक व्यवस्था तक नहीं की गई है। नगर निगम की ओर से 2 से 8 दिनों के अंतराल पर वाटर सप्लाई की जाती है। ऐसे में समाज सेवियों की ओर से लोगों तक पानी की सप्लाई की जा रही है। दरअसल नगर निगम जिन पुनासी जलाशय परियोजना के भरोसे बैठा है, अभी उसे पूरा होने में 1 से 2 साल और भी लग सकता है। अगर समय रहते वैकल्पिक इंतजाम नहीं किए गए तो गर्मी बढ़ने पर और अधिक संकट बढ़ सकता है। 75% ड्राई जोन एरिया है और यहाँ सालों भर यात्रियों का आने जाने लगा रहता है, लेकिन हम लोग दिसंबर से ही निगम में पानी के वैकल्पिक व्यवस्था के लिए प्रचार करते रहते हैं, लेकिन वो जब गर्मी गिर जाती है उसके बाद ये लोग उस पर काम करते हैं, जिस कारण काफ़ी समस्या होती है। योजना का लाभ यानी पुनासी डैम से परिष्कृत पानी देवघर में पहुंचने का लाभ नहीं मिल पाएगा हम लोगों को। हम लोग पुरानी जलापूर्ति व्यवस्था पर ही अभी तक निर्भर हैं। हम लोगों ने टीम बना ली है, सभी चापाकलों की मरम्मती की जा रही है। खराब भी जो हो रहे हैं उनको भी हम लोग कॉल सेंटर के माध्यम से 24 घंटे के भीतर उसको मरम्मत करा रहे हैं। और बोकारो में गोमिया के बड़की सिंघवारा पंचायत के रोला गांव में कभी बारूद की गंध फैलती थी, लेकिन आज इस नक्सल प्रभावित इलाके में केसर की महक लोगों को आकर्षित कर रही है। यहां किसान अनिल कुमार महतो ने केसर की खेती कर मिसाल पेश की। उनके प्रयास से जुड़कर 2 और किसान भी केसर की खेती कर रहे हैं। यूट्यूब देखकर अनिल को खेती की प्रेरणा मिली थी। हालांकि जिस मेहनत से इन्होंने केसर की खेती की उसके बाद अब उन्हें बाजार नहीं मिलने की आशंका भी सता रही है। ऐसे में किसानों ने सरकार से केसर का बाजार मुहैया कराने की मांग भी की है।
हम सुनते आए हैं कि कश्मीर में जो है वो केसर की खेती होती है, लेकिन बोकारो का यह उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र जहां कभी गोलियों की तड़तड़ाहट गूंजती थी, आज लोग आधुनिक खेती की ओर जा रहे हैं और यहां केसर की खेती कर रहे हैं। हम आपको तस्वीर दिखाना चाहते हैं कि किस प्रकार से यहाँ केसर की खेती की जा रही है और यहाँ के किसान जो हैं वो केसर की खेती में लगे हुए हैं। सबसे पहले हम किसान से बात करते हैं जिन्होंने यह प्रयास किया है और केसर की खेती अच्छे से कर रहे हैं। 2004 से पारा शिक्षक में नियुक्त हूँ, लेकिन जब लॉकडाउन में देखें कि स्कूल बंद था, उसी दरमियान में जब यूट्यूब के माध्यम से देख के सोचे केसर का खेती का लगाए हैं। यूट्यूब के माध्यम से देखें कि केसर 2 प्रकार का होता है, एगो अमेरिकन केसर होता है, एगो कश्मीरी केसर होता है। तो ये कश्मीरी केसर देख के इसका दाना कैसे उपलब्ध करा के हम लगाए हैं